Hello friend, I am CA Karni Bothra from Excel Education Institution. Today is the important revision class relevant for the CA final and CS Executive. आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन मैं आप लोग को करवाऊंगा। डायरेक्टर्स जिसका वेटेज एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मार्क्स का रहता है। डायरेक्टर्स के प्रोविजन सेक्शन 149 से सेक्शन 205 तक कंपनी एक्ट में दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड enjoy the revision class. The first is the सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पार्ट इज 234 डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की डेफिनेशन 234 में दी गई। डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड में जो पर्सन अपॉइंट हुए हैं, पर्सन इज कॉल्ड द डायरेक्टर। एंड 2 सबसेक्शन 10 डिफाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स कलेक्टिवली बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कलेक्टिवली बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उनको कलेक्टिवली अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करेंगे, कॉल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Who shall be the first director of the company? सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में दिया गया है कि जनरली आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम स्पेसिफाई कर दिया जाता है, दैट मीन्स नेम इन INC 1। और अगर आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है तो आर्टिकल में हम रेगुलेशन 60 का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और रेगुलेशन 60 प्रोवाइड दैट मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर of the MOA shall appoint the first director of the company. Or if article is silent about the regulation 60, in such case all subscriber of the MOA who shall be individual person shall be deemed to be the first director of the company. इसका मतलब कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। जो सब्सक्राइबर ऑफ MOA हैं, जिन्होंने MOA को साइन किया है, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर डीम डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। एंड सेल होल्ड द ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। और उनकी टेन्योर रहेगी जब तक कि शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ना कर दें, तब तक के लिए वो ऑफिस होल्ड करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में आर्टिकल में नेम दे दिया जाएगा। अगर आर्टिकल में नेम नहीं दिया गया है तो रेगुलेशन 60 मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर अपॉइंट करेंगे, ये अपन लिख सकते हैं आर्टिकल में। और अगर आर्टिकल साइलेंट है, then all subscriber of the MOA who shall be individual person shall deem to be the first director of the company. Thereafter next section very important, section 149 constitution of board. Section 149, the first basic concept is that only individual person can become the director of the company. Therefore no body corporate, no partnership firm shall be appointed as a director of the company. Minimum number of director, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 15। किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर 15 से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में। बट स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। That means in section 8 and non-profit making company may have more than 15 director without passing the special resolution. Next is the types of director। 149 में रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए। रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में हर कंपनी, एवरी कंपनी shall have at least 1 director who has stay in India for a period of at least 182 days during the financial year, current financial year में। तो कंपनी को कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा हमेशा रखना है हर समय, जो कि इंडिया में
स्टे करे एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. बट इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी करेंट ईयर में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 को, तो इस केस में 182 डेज की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि 182 डे की रिक्वायरमेंट है अगर कंपनी 365 डे के लिए एग्जिस्टेंस में रहती है. अगर कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है, लाइक एग्जांपल 1 अक्टूबर को, तो कंपनी केवल उस फाइनेंशियल ईयर में केवल 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस है. तो 182 डेज की रिक्वायरमेंट अगर कंपनी 12 मंथ अगर एग्जिस्टेंस में रहती है, तो एक डायरेक्टर कंपनी को रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए कंपनी में. अगर कंपनी 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस में रहती है, तो इस केस में कंपनी को उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट मीन्स 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो स्टे करे इंडिया एटलीस्ट 91 डेज. क्योंकि लॉजिकली है भाइयों, क्योंकि कंपनी केवल 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस में है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो 182 डेज की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि 182 डेज की रिक्वायरमेंट है अगर कंपनी ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्टेंस में रहती है 12 मंथ, लेकिन यहां पर कंपनी 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस में है, तो 182 डेज की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली हाफ हो जाएगी. क्योंकि कंपनी 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस में है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में 2021 में कंपनी को एक डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट रखना है जो इंडिया में स्टे करे 91 डेज. वुमेन डायरेक्टर, सेकेंड कंसेप्ट, following classes of companies shall require to appoint at least one woman director. The first is the every listed company and every other public company जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, every other public company जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है. इन सच केस सच कंपनी सेल रिक्वायर टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड. तो हर लिस्टेड कंपनी को और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर है या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, देन सच कंपनी सेल रिक्वायर टू अपॉइंट द एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड. एंड इफ एनी कैजुअल वैकेंसी अराइज इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, then such casual vacancies shall be filled up by the board at the meeting within 3 months or next board meeting whichever date is later. Within 3 months or next board meeting whichever date is later. तो 3 महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगी कंपनी की, दोनों में से जो डेट लेटर आएगी उस दिन तक बोर्ड को एक नया वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा. नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी. याद रखिएगा, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनमें कम से कम 1/3 डायरेक्टर ऑफ टोटल डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए. और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या जिसकी बोरोइंग फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स exceeding 50 करोड़ और मोर है during the last financial year. In such case, such company are required to appoint at least 2 independent director in the board. But if any other law या फिर company का other section if require the higher number of independent director, in such case the company shall require to appoint the such higher number of independent director. For example, audit committee section 177, अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है कि हायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस सेक्शन में, तो कंपनी को फिर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे. और अगर किसी दूसरे लॉ में, एग्जांपल सेबी का LODR रेगुलेशन, अगर उसमें रिक्वायरमेंट है कि हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड बाय द सच अदर लॉ. एंड अदर पब्लिक कंपनी
जिनको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर 149 अपॉइंट करने, अगर वो 3 कंटिन्यूअस ईयर तक अगर ये क्राइटेरिया सीजेस हो जाता है, मतलब उस ये कंडीशन अगर फॉल नहीं करती 3 कंटिन्यूअस ईयर तक, तो फिर नेक्स्ट ईयर से उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई हो गए, लाइक लास्ट ईयर में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक हो गया, तो कंपनी को करंट ईयर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा और 3 कंटिन्यूअस ईयर तक कंपनी को अब ये मेंटेन करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ। लेकिन अगर 3 कंटिन्यूअस ईयर तक कंपनी पर ये लिमिट अगर अब फॉल नहीं कर रही है, तो फिर नेक्स्ट ईयर से कंपनी को, 4th ईयर से कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपली वर्ड में ये बोल देता हूं कि एक बार अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई हो गए, तो 3 कंटिन्यूअस ईयर तक ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन उस कंपनी पर अप्लीकेबल होंगे, इवन दो द लिमिट, भले ही कंपनी की लिमिट जो क्राइटेरिया है वो सीजेस हो गया है, फिर भी कंपनी को 3 साल तक अपॉइंट करने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे। ओवरऑल एक फ्लो चार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में अपन ने किया है आर्टिकल में नेम या रेगुलेशन 60 या फिर सब्सक्राइबर ऑफ एमओए। सेकंड, नॉर्मली डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा की जाती है जनरल मीटिंग में। नॉर्मल डायरेक्टर जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट, वुमेन, तो दीज आर द डायरेक्टर विच शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर एंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कुछ डायरेक्टर जो 161 में अपन करेंगे, जिसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकता है, लाइक एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी। तो ये 4 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकती है, बोर्ड को पावर दिया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज सेक्शन 151, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बट एक इंपॉर्टेंट लॉ ये था कि 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अदर पब्लिक कंपनी अगर 100% सब्सिडरी है या डोरमेंट कंपनी है या जॉइंट वेंचर कंपनी है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अदर पब्लिक कंपनी इवन उनकी लिमिट क्रॉस हो रही है, जो क्राइटेरिया है वो क्रॉस हो रहा है 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ का, लेकिन अगर वो 100% सब्सिडरी है या जेवी कंपनी है, जॉइंट वेंचर, या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बेसिकली लिस्टेड कंपनी पर यह सेक्शन अप्लीकेबल होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। तो लिस्टेड कंपनी में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द सच, में हैव, सेल वर्ड नहीं है, में है, तो एक डायरेक्टर हो सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। मतलब जो अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर की, उसमें केवल स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही वोट करेंगे, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। मेजोरिटी का रोल नहीं रहेगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, शेयर होल्डर का रोल रहेगा अपॉइंटमेंट के समय। स्मॉल शेयर होल्डर मींस ए शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 या उससे कम के शेयर हैं। अगर किसी भी शेयर होल्डर के पास 20,000 या उससे कम के शेयर हैं, तो उसमें उसको स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो 20,000 और लेस नॉमिनल वैल्यू के शेयर। लिस्टेड कंपनी में अपॉन द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। अगर इतने स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देते हैं कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, तो कंपनी फिर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जिसकी इलेक्शन स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्शन की जाएगी। फर्दर लिस्टेड कंपनी में सुओ मोटो ऑप्ट टू हैव स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल शेयर होल्डर, या तो लिस्टेड कंपनी अपनी इच्छा से भी सुओ मोटो अपॉइंट कर सकती है एक डायरेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल शेयर होल्डर को। नोटिस शैल बी गिवन एटलीस्ट 14 डेज, जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो नोटिस देंगे 14 डेज बिफोर द मीटिंग। नोटिस शैल इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर वो गिविंग द नोटिस अलॉन्ग विद देयर शेयर होल्डिंग डिटेल एंड डिटेल ऑफ द प्रपोज अपॉइंटी।
तो नोटिस में अपना नाम, शेयर होल्डर जो नोटिस दे रहे हैं वो अपना नाम, एड्रेस और उनकी शेयर होल्डिंग डिटेल प्लस प्रपोज अपॉइंटी जिसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी डिटेल स्पेसिफाई की जाएगी। टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, एलिजिबल नहीं रहेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। कूलिंग पीरियड उस पर 3 ईयर्स का अप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स वो कैन नॉट अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी इन द कंपनी, मतलब वो 3 साल तक कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं हो सकता है। He can hold the office of small shareholder director in maximum 2 company at the same time, provided that there is no same business or competitive business of the both the company. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड दोनों कंपनियों का बिजनेस कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। सेल बी द नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर, उसे नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर माना जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट बी ए शेयर होल्डर। जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसको शेयर होल्डर होना, इसका मतलब अगर वो शेयर होल्डर नहीं है तो भी वो एलिजिबल रहेगा डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। एंड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर को कंपलसरी है कि इंडिपेंडेंसी की क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। 149 सबसेक्शन 6 में जो क्राइटेरिया दी गई है, कंडीशन दी गई है, वो कंप्लाई करनी है। एंड ही सेल वेकेट द ऑफिस इन फॉलोइंग केसेस, उसको ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी अगर वो डिसक्वालीफाई हो गया है अंडर सेक्शन 164 में, अगर उसकी ऑफिस वेकेट हो गई है अंडर सेक्शन 167 में, और इफ ही सीजेस टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो इंडिपेंडेंसी को सीजेस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसे ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर एसेंशियल फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये 152 में लॉ दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो कुछ बेसिक प्रोसीजर कंप्लाई करनी है। फर्स्ट वेरीफाई वेदर द पर्सन हैविंग ए डीन नंबर, और कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट होने वाला है कहीं पर भी, चाहे जर्नल मीटिंग में हो चाहे अदरवाइज, वो अपना डीन नंबर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा, और वो एक डिक्लेरेशन देगा कि ही इज नॉट डिसक्वालीफाई टू बिकम ए डायरेक्टर इन द कंपनी। प्रपोज डायरेक्टर सेल गिव हिज कंसेंट इन द फॉर्म नंबर DIR 2 टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर, वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। एंड सच कंसेंट सेल बी फाइल्ड बाय द कंपनी, और जैसे ही कंपनी उसे अपॉइंट कर लेती है, कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी उसकी कंसेंट इन द फॉर्म नंबर DIR 12 में विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के 30 डेज के अंदर उसकी कंसेंट ROC को फाइल की जाएगी। तो ये एक जर्नल प्रोसीजर है जो हर डायरेक्टर के लिए अप्लाई होगी कि डायरेक्टर के पास डीन होना चाहिए और वो अपना डीन कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि वो डिसक्वालीफाई नहीं है, और प्लस वो एक कंसेंट लेटर देगा अपॉइंट होने से पहले कंपनी को राइटिंग में इन द फॉर्म नंबर DIR 2 में टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, और कंपनी ROC को इन्फॉर्म करेगी हिज कंसेंट जैसे ही कंपनी अपॉइंट कर देती है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द फॉर्म नंबर DIR 12। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन फॉर डीन 153 में, रीड विथ कंपनी रूल्स। डीन के बारे में रूल्स में प्रोविजन दिया गया प्रोसीजर डीन लेने की। 153 बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल इंटेंड टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर सेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द सच आइडेंटिफिकेशन नंबर विच सेल बी ट्रीटेड एज ए डीन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रिस्क्राइब करेगी, अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है टिल द डेट। इन केस इंडिविजुअल होल्ड और एक्वायर, अगर उसके पास सच अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो उसको डीन लेने की जरूरत नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर ही डीन का सब्सटीट्यूट हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डीन, रूल्स में प्रोसीजर दी गई है कि अगर कोई पर्सन एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो वो DIR 3 में इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन देगा, DIR 3 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को विद द फीस ऑफ 500 रुपीज। और अगर वो नई कंपनी में प्रपोज डायरेक्टर नई कंपनी में अगर डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं जाएगा, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है INC 32
उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही मैक्सिमम 3 डायरेक्टर का डीन अलॉट हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर का डीन अलॉट हो सकता है बाय फाइलिंग द फॉर्म इनकॉर्पोरेशन फॉर्म INC 32 स्पाइस। और अप्लीकेंट को DIR3 डाउनलोड करना है पोर्टल से, MCA की वेबसाइट से, फिल द पर्टिकुलर और साइन करना है डिजिटली। आफ्टर अटैचिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बोर्ड रिजोल्यूशन प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी, स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड और वेरीफाई डिजिटली बाय CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और बाय MD मैनेजर, जो कंपनी का MD, जिस कंपनी में अपॉइंट होने वाला हूं उस कंपनी का MD मैनेजर, CEO या CS, वो वेरीफाई करेंगे अपने डिजिटल सिग्नेचर से। और अगर किसी पर्सन के पास उसका सर नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, देन हिज फादर और ग्रैंडफादर सर नेम शैल बी मेंशन अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन। फिजिकल फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देना है इन द फॉर्म नंबर DIR3A। ऑन सबमिशन ऑफ DIR3 एक एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और 1 महीने के अंदर या तो डीन अलॉट कर दिया जाएगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करेगी थ्रू ईमेल के थ्रू एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट के पास 15 डेज का टाइम रहेगा टू रेक्टिफाई द एरर और मिस्टेक इन द सच एप्लीकेशन। अगर 15 डेज के अंदर उसने नहीं किया तो वो एप्लीकेशन लैप्स हो जाएगा। Thereafter कैंसलेशन एंड सरेंडर ऑफ डीन। सेंट्रल गवर्नमेंट या RD नॉर्थ रीजन, जो नोएडा हो गया, या ऑफिसर अथोराइज बाय RD may satisfy after verification of document with the application receive along with fees from any person। अगर किसी भी पर्सन से एप्लीकेशन मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग ग्राउंड के बेसिस पर डीन को डीएक्टिवेट या कैंसिल कर सकती है। पहला, अगर डीन डुप्लीकेट, अगर 2 डबल डीन अलॉट हो गया था एक ही पर्सन को। सेकेंड, अगर डीन फ्रॉडुलेंट मैनर या फोर्जरी करके डीन लिया गया है, बट इस केस में कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। थर्ड, अगर डेथ हो गई है पर्सन की। फोर्थ इज द, अगर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया है या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया है, या कोई भी पर्सन अगर DIR3 KYC फॉर्म फाइल नहीं करता, या वेब सर्विस DIR3 KYC वेब, ये एक एनुअली फॉर्म है जो कि हर डायरेक्टर को अपना KYC अपडेशन करना है हर साल। अगर वो ये DIR3 KYC या DIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल नहीं करता है तो उसका डीन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और डीएक्टिवेटेड डीन शैल बी रीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर फाइलिंग द ई फॉर्म DIR3 KYC और DIR3 KYC वेब एज द केस में बी with the late fees of 5,000। नेक्स्ट इज द इंटीमेट सरेंडर ऑफ डीन। अगर कोई भी पर्सन अगर डीन तो ले लिया था लेकिन उसने आज तक उस डीन का यूज नहीं किया है, और वो आज तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है और किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका डीन यूज नहीं हुआ है, तो वो अपने डीन को सरेंडर कर सकता है बाय फाइलिंग ऑफ द ई फॉर्म DIR5 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी उसके एप्लीकेशन को, और अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके डीन को डीएक्टिवेट या कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द इंटीमेशन फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डीन। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन जिसके डीन के पर्टिकुलर लाइक उसका नेम, सर नेम, एड्रेस, अगर चेंजेस होता है तो वो चेंजेस के लिए इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म DIR6 विद इन 30 डेज ऑफ द सच चेंजेस, और उसके साथ प्रूफ ऑफ चेंज भी अटैच करेगा और अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो फॉर्म फाइल करेगा, और उस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा बाय CA, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस थ्रू डिजिटली। और फर्दर इंडिविजुअल शैल आल्सो इंटीमेट द चेंज टू द कंपनी इन विच ही डायरेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ द सच चेंज। प्लस उस डायरेक्टर को जितनी कंपनियों में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसके 15 डेज के अंदर, चेंजेस के 15 डेज के अंदर वो कंपनी को भी इंफॉर्म करेगा अबाउट द सच चेंजेस। नेक्स्ट इज द सेक्शन 160
160 का कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 152, जो 152 में रिटायरिंग हो रहे हैं ना 1/3 डायरेक्टर, उनको छोड़ के बाकी कोई भी डायरेक्टर अगर जनरल मीटिंग में अगर अपॉइंट हो रहा है तो इस केस में अपॉइंट होने के लिए एक प्रोसीजर दी गई है 160 में। प्रोसीजर यह है कि वो या तो खुद जो प्रपोज कैंडिडेट है जो डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है जनरल मीटिंग में, या फिर सम मेंबर गिव द प्रपोजल ऑफ हिज कैंडिडेट बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द कंपनी एट लीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग along with a फीस ऑफ 1 lakhs की फीस भी डिपॉजिट की जाएगी कंपनी को। बट 1 lakhs की फीस की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी अगर जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसकी अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन अगर नॉमिनेशन रिमरेशन कमेटी ने दी है, या फिर अगर कमेटी नहीं है तो बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी है, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो रहा है तो 1 lakhs की फीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी नोटिस मिलने के फिर 7 दिन, मीटिंग से 7 दिन पहले हर मेंबर को वो सर्कुलेट कर देगी नोटिस, या तो इंडिविजुअली या 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देगी। और उसके बाद मीटिंग होगी और मीटिंग में अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है उस डायरेक्टर की, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया अपॉइंटमेंट का, तो जो फीस 1 लाख रुपए की आई थी डिपॉजिट वो रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो नॉर्मली फीस फॉरफिट कर ली जाएगी। लेकिन बट अगर वो 25% से अधिक वोट फेवर में रिसीव करता है, अगर 25% से अधिक वोट उसे फेवर में मिल जाते हैं तो भी उसे फीस रिफंड कर दी जाएगी। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी अगर 25% से भी कम वोट मिले हैं उसे फेवर में तो बोर्ड में डिसाइड टू रिफंड और टू फॉरफिट द सेम। तो बोर्ड डिसाइड करेगी कि क्या रिफंड करना है कि फॉरफिट। अगर उसे 25% से कम वोट मिले हैं तो बोर्ड डिसाइड करेगी। एंड ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है प्राइवेट कंपनी पर एंड 100% गवर्नमेंट कंपनी पर। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई। फर्दर सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा इफ आर्टिकल प्रोवाइड दैट अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय द पोस्टल बैलेट। अगर आर्टिकल में लिखा है कि अपॉइंटमेंट पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी तो इस केस में यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो भाइयों याद रखिएगा ये सेक्शन तभी अप्लीकेबल होता है जब पब्लिक कंपनी है, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, और अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ 152। जो 1/3 डायरेक्टर रिटायर हुए थे 152 में, अगर वो वापस रीअपॉइंट हो रहे हैं तो 152 अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है तो 160 की प्रोसीजर कंप्लाई करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 161 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। ये 4 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जा सकती है। नॉर्मली हर कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा की जाती है, बट 161 में बोर्ड को पावर दिया गया है डायरेक्टर अपॉइंट करने का। फर्स्ट सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्टर। इमरजेंसी में अगर कंपनी को इमरजेंसी में न्यू डायरेक्टर की नीड है तो बोर्ड को पावर है कि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ आर्टिकल इम्पावर टू द बोर्ड, मतलब अगर आर्टिकल पावर देता है बोर्ड को देन ओनली बोर्ड कैन अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर। इफ आर्टिकल साइलेंट देन बोर्ड हैव नो पावर टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर। और बोर्ड सच नंबर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है एज थिंक फिट, बट सब्जेक्ट टू 149 कि अगर 15 से अधिक टोटल हो जाते हैं तो पहले एसआर पास करेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। टेन्योर रहेगी अप टू नेक्स्ट एजीएम और लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर डेट इज अर्लियर। एंड इफ ए पर्सन फेल टू गेट अपॉइंटमेंट इन द जर्नल मीटिंग, अगर कोई पर्सन पहले जर्नल मीटिंग में गया था अपॉइंट होने के लिए और वहां पर वो अपॉइंट नहीं हो पाया तो बोर्ड भी उस पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मींस किसी के बदले में एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना। अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डायरेक्टर अगर 3 मंथ या उससे अधिक के लिए इंडिया से बाहर जाता है, गोज आउटसाइड इंडिया,
फॉर एनी पर्पज, अपने पर्सनल पर्पज के लिए अगर वो 3 महीने या इससे अधिक के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, तो बोर्ड को पावर है कि बोर्ड मे अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर ओनली व्हेन द इफ आर्टिकल अथोराइज टू द बोर्ड, या फिर इफ आर्टिकल अथोराइज करता है बोर्ड को, या फिर जनरल मीटिंग पावर देता है बोर्ड को, अथोराइज करता है रिजोल्यूशन पास करके, देन ओनली बोर्ड कैन अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। तो यहां पर ओरिजिनल डायरेक्टर की ऑफिस खत्म नहीं हो रही है, वो लीव में गया है और बोर्ड उसके बदले में टेम्परेरी पीरियड के लिए एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, अल्टरनेट डायरेक्टर। टेन्योर रहेगी अल्टरनेट डायरेक्टर की, अल्टरनेट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस टिल द डेट व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स इनटू इंडिया और व्हेन द टर्म टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर विच एवर डेट इज अर्लियर। तो जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया आ जाता है या फिर जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर एक्सपायर हो जाती है, विच एवर डेट इज अर्लियर। If the original director is the independent director, then alternate director must also be the independent director। मतलब अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, तो अल्टरनेट डायरेक्टर को भी मस्ट क्वालिफाई द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंसी गिवन अंडर 149 सबसेक्शन 6 एंड if a person already holding alternate directorship for any director in the company, in such case such person cannot hold alternate डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी एट द सेम टाइम। मतलब मैं ऑलरेडी अगर कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड किया हूं किसी डायरेक्टर के लिए, तो मैं अब उसी समय किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। दैट्स ए सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर वुमेन है तो वेदर अल्टरनेट डायरेक्टर को भी वुमेन होना जरूरी है क्या? तो लॉ साइलेंट है, देयरफॉर नीड नॉट नेसेसरी। अगर ओरिजिनल वुमेन है तो अल्टरनेट डायरेक्टर वुमेन भी हो सकता है और मे नॉट बी वुमेन। नेक्स्ट इज द 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा होगा तो वो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लीकेबल होगा। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है नॉमिनी डायरेक्टर अगर नॉमिनेशन दिया गया है बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और बाय एनी एग्रीमेंट मेड बिटवीन द बैंक एंड द कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कंपनी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था, फॉर एग्जांपल लोन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि बैंक लोन दे रही है कंपनी को, लेकिन इस कंडीशन पर कि बैंक का एक ऑफिसर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो इस केस में बैंक जिस ऑफिसर को नॉमिनेट करेगी बोर्ड उसे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा। या फिर बाय नॉमिनेशन दिया गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डिंग थी और इस वजह से गवर्नमेंट को पावर है नॉमिनेशन देने का, तो बोर्ड कैन अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3। 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी। If any vacancy is caused due to any reason, death, resignation or any other reason, then such casual vacancy shall be filled up by the board of director in the board meeting। कंपलसरी है, मीटिंग में होगी, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकती। And such vacancy shall be approved by the subsequently by the shareholder in general meeting। बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैजुअल वैकेंसी बोर्ड केवल उन्हीं डायरेक्टर के लिए फिलअप कर सकती है जिनको जर्नल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था। तो अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जर्नल मीटिंग और उनकी टर्म से पहले उनकी ऑफिस वेकेट हो जाती है, तो रिजल्टिंग वैकेंसी बोर्ड फिलअप कर सकती है बोर्ड मीटिंग, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा है कि कैजुअल वैकेंसी शेयर होल्डर फिलअप करेंगे, तो बोर्ड हैव नो पावर टू फिलअप द कैजुअल वैकेंसी। एंड द टेन्योर रहेगी उसकी, जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अनएक्सपायर्ड टेन्योर, मैक्सिमम टेन्योर रहेगी जो अनएक्सपायर्ड टेन्योर है प्रीडिसर डायरेक्टर की, उसकी मैक्सिमम जो अनएक्सपायर्ड टेन्योर थी उतने पीरियड के लिए नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो टेन्योर ऑफ डायरेक्टर, द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच डायरेक्टर इन वुच प्लेस ही इज अपॉइंटेड would have hold the office if it has not vacated। तो जो प्रीवियस डायरेक्टर की अनएक्सपायर्ड टेन्योर थी उतने पीरियड के लिए वो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा।
तो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिलअप करेगी बोर्ड मीटिंग में, और जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंटली जब भी मीटिंग होगी अप्रूव कर देगी, अप्रूवल देगी जनरल मीटिंग। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल कैजुअल वैकेंसी उन्हीं डायरेक्टर के लिए फिलअप हो सकती है जिनको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया है। एग्जाम्पल, अगर एक्स को जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था और एक्स की डेथ हो गई तो वाई को कैजुअल वैकेंसी के रूप में बोर्ड अपॉइंट कर दी, वैलिड है। लेकिन अगर वाई की भी डेथ हो जाती है और वाई के बदले में अगर बोर्ड अब जेड को कैजुअल वैकेंसी के रूप में अपॉइंट करना चाहती है, नहीं कर सकती, क्योंकि जेड को अपॉइंट किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ द वाई, और वाई की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं हुई है, वाई की अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में हुई है। देयरफॉर बोर्ड जेड को कैजुअल वैकेंसी के रूप में फिलअप नहीं कर सकता है। सिमिलरली, अगर एक्स को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था बोर्ड के द्वारा, एडिशनल डायरेक्टर अंडर सब सेक्शन 1 में बोर्ड ने अपॉइंट किया था और उसने रिजाइन दे दिया, और उसके बदले में बोर्ड अब नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है वाई, कैजुअल वैकेंसी के रूप में नहीं कर सकती है, क्योंकि एक्स की अपॉइंटमेंट बोर्ड में हुई थी, नॉट इन द जनरल मीटिंग। तो याद रखिएगा, जिसके प्लेस में हम कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट को चेक करना है कहां पर हुआ था। नेक्स्ट 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। मतलब अगर ये सेक्शन केवल पब्लिक कंपनी के लिए अप्लीकेबल होता है, डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अगर जनरल मीटिंग में 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है बाय पासिंग द सिंगल रिजोल्यूशन, मतलब एक रिजोल्यूशन पास करके अगर 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो सच अपॉइंटमेंट शैल बिकम द वॉइड वेदर ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड और नॉट। तो लॉ ये रिक्वायर करता है कि जितने डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं मीटिंग में उनके लिए सबके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन पास किया जाए, अदरवाइज ऑल अपॉइंटमेंट बिकम द वॉइड। बट उसका एक एक्सेप्शन है कि अपॉइंटमेंट वैलिड हो सकती है, कंपनी एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकती है अगर शेयर होल्डर फर्स्ट एग्रीड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इन विच नो वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, देयरआफ्टर अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय पासिंग द सिंगल रिजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर फर्स्ट एग्रीड हो जाते हैं कि 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को हम सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करने के लिए एग्री हैं, तो इस केस में 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है। 3 चीजें याद रखने लायक है इस सेक्शन में। यह सेक्शन जनरल मीटिंग के लिए है, केवल याद रखिएगा। अगर बोर्ड में अपॉइंटमेंट हो रही है तो हो सकती है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। और थर्ड, ये सेक्शन 100% गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लीकेबल नहीं होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कंपनी ने डायरेक्टली अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन पास कर लिया, सिंगल रिजोल्यूशन, और उसमें भले ही एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं गया, फिर भी ऑल अपॉइंटमेंट बिकम द वॉइड, फिर भी सभी अपॉइंटमेंट वॉइड मानी जाएगी। तो पहले एग्रीड का रिजोल्यूशन पास करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 163 एक यूनिक सेक्शन है और यह सेक्शन माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देता है। 163 ये सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि अगर आर्टिकल में लिखा है, इफ आर्टिकल अथोराइज, अगर आर्टिकल में लिखा है तो इस केस में नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। यानी कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट फिर ना जो नॉर्मल जर्नल सेक्शन है 152 उसमें नहीं होगी, फिर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन में होगी, क्योंकि ये सेक्शन सभी सेक्शन को ओवरराइड करता है। अगर आर्टिकल में लिखा है तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर आर्टिकल अथोराइज करता है देन कंपनी शैल अपॉइंट द डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर either by single transferable vote or by cumulative voting right or otherwise। अपॉइंटमेंट करने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है उसका मैनर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट, और सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन 3 ईयर। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी और उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब बेसिकली होता है 1 मेंबर 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सपोज कंपनी जनरल मीटिंग हो रही है और कंपनी को 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं और आउट ऑफ द 8 कैंडिडेट 8 कैंडिडेट आए हैं, उसमें से 5 अपॉइंटमेंट करना है कंपनी को। आउट ऑफ 8 कैंडिडेट
8 कैंडिडेट में कंपनी को 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो हर शेयर होल्डर को, ईच मेंबर को 5 वोट देने का राइट है। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपॉइंट करने हैं उतने नंबर ऑफ वोट देने का हर मेंबर को। ईच मेंबर सेल हैव 5 वोटिंग राइट, 5 वोट देने का राइट रहेगा। मैं 5 के 5 वोट मेरे पास रहेंगे। मैं प्रेफरेंस दूंगा, सपोज 8 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 कैंडिडेट है, मेरे को 5 वोट देने का राइट है। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 वोट दे दिया। हर मेंबर को इस तरह से 5 वोट देने का राइट रहेगा, और जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो 5 कैंडिडेट अपॉइंट हो जाएंगे। दैट्स ए कॉल्ड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड सेकेंड इज द क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट। क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट का मतलब यह है कि सपोज 8 कैंडिडेट है और उसमें से 5 अपॉइंट करने हैं कंपनी को। आउट ऑफ 8 कैंडिडेट कंपनी वांट टू अपॉइंट 5 डायरेक्टर्स। तो अब यह देखा जाएगा क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट, क्यूमुलेटिव, तो यह देखा जाएगा कि हर मेंबर के पास पहले यह देखा जाएगा कितने शेयर है। सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के 200 नंबर ऑफ शेयर हैं, 200 शेयर, तो मेरे पास जितने कैंडिडेट अपॉइंट करने उससे मल्टीप्लाई करना है। मेरे को 5 कैंडिडेट कंपनी को अपॉइंट करने हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आएगा 1000। इसका मतलब मेरे पास, सपोज मैं मिस्टर एक्स हूं, मेरे पास एक्स के पास 1000 नंबर ऑफ वोटिंग राइट रहेगा। वो 1000 वोटिंग राइट का अपना यूज कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन से, लाइक वो पूरे वोट 1000 ए को दे सकता है, या फिर वो इसका डिफरेंट यूज कर सकता है, लाइक 300 वोट इसको दे, 500 वोट इसको दे, 200 वोट इसको दे। वो अपने वोट को डिवाइड कर सकता है, टोटल 1000 वोट। तो जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड, दैट्स ए कॉल्ड द क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट। और 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी, और ये प्रोटेक्शन देता है कि शेयर होल्डर 169 में मेजोरिटी वाले रिमूव नहीं कर सकते, दैट्स ए कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये सेक्शन याद रखिएगा, तभी अप्लीकेबल होगा जब आर्टिकल में लिखा है 2/3 डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन में होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ 152, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। 152 सबसेक्शन 6(7). द आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर। अगर आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी के सभी डायरेक्टर एजीएम में रिटायर होंगे तो ऑल डायरेक्टर सेल रिटायर इन द एजीएम। बट इफ आर्टिकल इज साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब टोटल डायरेक्टर में आपको माइनस करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो रिमेनिंग बचेंगे, सपोज कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर हैं और उसमें से 2 इंडिपेंडेंट है, तो 2 को माइनस कर दीजिए, डिडक्ट करने के बाद 10 डायरेक्टर का 1/3, 10 का 2/3 ऑफ ए पब्लिक कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल होगा, सेल बी रोटेशनल अपॉइंटेड बाय द इन जनरल मीटिंग। तो 2/3 डायरेक्टर सेल बी द रिटायर बाय रोटेशन। रिटायर बाय रोटेशन का मतलब ऐसे डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे और विच लायबल टू रिटायरमेंट इन द इंश्योरिंग एजीएम, लायबल रहेंगे, वो एजीएम में लायबल है रिटायरमेंट के लिए, जिनकी टेन्योर फिक्स नहीं है। नॉट अप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी पर ये रोटेशन का लॉ अप्लीकेबल नहीं है। और रिमेनिंग जो मैक्सिमम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर है, मे बी द दोज डायरेक्टर वो डू नॉट रिटायर बाय रोटेशन एट द एजीएम सेल बी कॉल्ड द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। जनरली ऐसे डायरेक्टर जिनकी टेन्योर फिक्स होती है, लाइक 5 साल, 3 साल, 2 साल, लाइक एग्जांपल एमडी हो गया, अगर इसकी टेन्योर 5 साल है तो इसको अपन नॉन रोटेशनल डायरेक्टर बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनी में अगर आर्टिकल में लिखा है कि ऑल डायरेक्टर सेल रिटायर इन एजीएम,
तो सभी डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होंगे। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मिनिमम 2/3 डायरेक्टर शैल बी द रिटायर बाय रोटेशन और मैक्सिमम 1/3 डायरेक्टर में बी द नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जब आप 2/3 की कैलकुलेशन करेंगे तो राउंडिंग ऑफ हमेशा हायर साइड में करना है, और 1/3 की जब कैलकुलेशन करेंगे तो राउंडिंग ऑफ हमेशा लोअर साइड में करना है। इसका मतलब अगर 2.99 भी आता है, अगर 2.9 भी आता है तो उसको आप राउंडिंग ऑफ 2 में करेंगे, 3 मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर 3 कर दिए तो ये मोर देन 1/3 हो जाएगा, और 2/3 की राउंडिंग हमें हमेशा हायर साइड में करनी है। अगर 2.01 भी आता है तो उसको 3 में करना है राउंडिंग अप। देयर आफ्टर फर्स्ट एजीएम और हर एजीएम में 1/3 ऑफ द रिटायर रोटेशनल डायरेक्टर, जो रिटायरिंग डायरेक्टर थे, जो एजीएम में लायबल थे रिटायरमेंट होने के लिए, वो रिटायर होंगे 1/3, और उनकी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1/3 में की जाएगी। नियरेस्ट टू 1/3 का मतलब अगर 10 को 1/3 से मैं करूंगा तो 3.33 आएगा, तो उसकी राउंडिंग ऑफ मेरे को नियरेस्ट टू 1/3 मतलब 0.33 तक आता है तो उसको नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट में करनी राउंडिंग, मतलब 3 में राउंडिंग ऑफ। और अगर मान लो 3.45 आ गया तो उसकी राउंडिंग ऑफ आपको 4 में करनी है। तो 1/3 डायरेक्टर रिटायर होंगे। मैनर ऑफ रिटायरमेंट, कौन पहले रिटायर होगा, वो सेल फर्स्ट रिटायर, वो इज लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। बट अगर सभी डायरेक्टर अगर सेम डे में अपॉइंट हुए थे तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो बाय लॉटरी सिस्टम। और उसी एजीएम में शेयर होल्डर 3 में से कोई एक काम करेंगे, या तो उन्हीं डायरेक्टर को जो रिटायर हुए थे रीअपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर, नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, या फिर एक रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है नॉट टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर। और अगर ये तीनों काम नहीं होते हैं, इफ नॉट, अगर तीनों में से कोई भी एक काम नहीं होते हैं तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस विच इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे। एंड इन द एडजर्न मीटिंग आल्सो, अगर नो अपॉइंटमेंट मेड, नॉट रिजॉल्व टू नॉट टू फिल अप द वैकेंसी, इन सच केस द रिटायरिंग डायरेक्टर सेल, जो 1/3 डायरेक्टर रिटायर हुए थे एजीएम में, सेल डीम टू बी गेट रीअपॉइंटेड, वो डीम रीअपॉइंट हो जाएंगे। बट इन फॉलोइंग केसेस नो डीम रीअपॉइंटमेंट, 5 केस दिए गए जिसमें डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। पहला, अगर उसने खुद राइटिंग में अनविलिंगनेस शो कर दी है कंपनी को। सेकेंड की अगर वो लॉ में डिस्क्वालीफाई हो गया 164 में। थर्ड इज कि रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट रखा गया था बट लॉस्ट हो गया, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पुटअप किया था मीटिंग में, बट ओआर पास नहीं हो पाया, ओआर लॉस हो गया। या फिर 162 अट्रैक हो जाता है, 162 टू और मोर डायरेक्टर बाय पासिंग द सिंगल रिजोल्यूशन। या फिर अगर किसी अदर सेक्शन में उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए ओआर और एसआर रिक्वायर है तो विदाउट ओआर और एसआर डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। तो समरी ये बनी 152 की कि पब्लिक कंपनी में अगर आर्टिकल बोलता है कि ऑल डायरेक्टर रिटायर होंगे तो ऑल डायरेक्टर शैल बी रिटायरिंग। अदरवाइज पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2/3 डायरेक्टर जो होंगे ऑफ टोटल डायरेक्टर माइनस इंडिपेंडेंट शैल बी रिटायर बाय रोटेशन, और मैक्सिमम 1/3 डायरेक्टर में भी नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। और उसके बाद हर एजीएम में 1/3 डायरेक्टर रिटायर होंगे, और उसी एजीएम में 3 में से कोई एक काम होगा, या तो रीअपॉइंटमेंट, या नॉट टू रीअपॉइंट, या फिर टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर। और अगर कोई अगर कोई ये तीनों में से कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाए तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, और अगर एडजर्न मीटिंग में भी तीनों में से कोई काम नहीं हो पाए तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर था वो डीम टू बी रीअपॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। कंपनी एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, बट कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है 164 में कि फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है इफ ही डिक्लेयर अनसाउंड माइंड, इफ ही डिक्लेयर अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेकेंड, इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चुका है। थर्ड इज he is applied to be adjudicate as a insolvent and his application is pending before the court.
Fourth is he has been convicted by a court of an offense whether involving moral turpitude or otherwise. Otherwise का मतलब है कि अगर उसने कंपनी एक्ट में कोई ऑफेंस किया है, डिफॉल्ट किया है, एंड उसको 6 मंथ या उससे अधिक की इंप्रीजमेंट हुई है, तो वो 5 ईयर तक फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द इंप्रीजमेंट किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. बट अगर उसने ऐसा ऑफेंस कॉन्विक्ट हुआ है उससे जिसमें उसको मिनिमम 7 ईयर की इंप्रीजमेंट हुई है, तो वो लाइफ टाइम तक किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करके उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है. नेक्स्ट इज कि अगर उसने कॉल पे नहीं की है, कंपनी में वो शेयर होल्डर था किसी भी कंपनी में और उसकी कॉल इन एरिया ड्यू हो गई थी और वो अनपेड है, 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ तक पेमेंट नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज कि अगर उसने 188 सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर उसने वो कॉन्विक्ट हुआ है, मतलब उसने ऑफेंस किया है और वो कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्ट हो गया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर. नेक्स्ट अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है और अगर वो 165 में कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, 165 का मतलब अगर उसकी डायरेक्टरशिप 20 से अधिक हो गई है तो वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. एंड सब सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन नॉट अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी. सब सेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता. सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और एनुअल रिटर्न टू द आरओसी फॉर कंटिन्यूसली फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, या तो एनुअल अकाउंट या एनुअल रिटर्न 3 कंटिन्यूअस ईयर के फाइल नहीं हो रहे हैं, या फिर सेकेंड डिफॉल्ट है कंपनी फेल टू रीपे द डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन और डिवेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन और डिविडेंड. 5 डिफॉल्ट है, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिवेंचर और उसका इंटरेस्ट. और सच डिफॉल्ट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल हो गए ड्यू डेट को और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, तो ऑल द डायरेक्टर ऑफ द सच कंपनी शैल बी डिस्क्वालीफाई फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. 5 साल तक के लिए वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते. 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किसी भी कंपनी में वो अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकते. बट कंपनी वो जो डिफॉल्टिंग कंपनी है वो अगर नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं वो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर बन चुके हैं, उनके डीन डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो कंपनी को अगर ऑपरेट करना है तो नए डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे डिफॉल्टिंग कंपनी को. और अगर नया डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है वो अगर 6 मंथ तक जो डिफॉल्ट थे कंपनी के वो रेगुलाइज नहीं करता, डिफॉल्ट को सही नहीं करता, तो नया डायरेक्टर भी 6 महीने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. एंड प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड द एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन इट्स आर्टिकल. प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल के थ्रू एडिशनल ग्राउंड स्पेसिफाई कर सकती है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 165. एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, तो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन 20 नंबर ऑफ कंपनी एक्सक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. तो एक पर्सन 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, एक्सक्लूडिंग 20 कंपनी की कैलकुलेशन में डोरमेंट कंपनी को कंसीडर नहीं करेंगे 20 नंबर ऑफ कंपनी में. और सेक्शन 8 कंपनी पर ये पूरा सेक्शन अप्लाई नहीं होता, मतलब सेक्शन 8 भी काउंट नहीं होगी ओवरऑल लिमिट के लिए. आउट ऑफ 20 कंपनी मैक्सिमम वो 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है. जो 20 टोटल कंपनी है ना उसमें से 10 पब्लिक कंपनी में काउंट डायरेक्टर बन सकता है. बट इस 10 में एक्सक्लूड नहीं करेंगे डोरमेंट कंपनी को, ध्यान रखिएगा, 10 में एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा डोरमेंट कंपनी. कंपनी में बाय पासिंग एसआर रिड्यूस द नंबर ऑफ लिमिट, यानी कि जब कंपनी अपॉइंट करेगी किसी डायरेक्टर को तो उस पर हो सकता है लेसर लिमिट इंपोज कर सकती. लाइक अभी लॉ में लिमिट है 20, शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि भाई तुम 15 से अधिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करोगे, शेयर होल्डर एसआर पास करके रिजॉल्व कर सकते हैं. पेनल्टी, अगर डायरेक्टर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उस पर 5000 पर डे की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है.
एंड ए पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द प्राइवेट कंपनी विच आर ईदर होल्डिंग, मतलब आप अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो जो या तो होल्डिंग या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो इस सेक्शन के लिए उसे पब्लिक कंपनी में ट्रीट किया जाएगा, मतलब 10 की लिमिट में उसे इंक्लूड किया जाएगा। देयर आफ्टर 166 ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को गुड फेथ में एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल, गुड फेथ में एक्ट करना है, एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड स्किल एंड ड्यू डिलीजेंस, उसका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी वो अनड्यू गेन और एडवांटेज रिसीव नहीं करेगा कंपनी से या कंपनी की एसेट को यूज करके, और वो अपनी ऑफिस को असाइनमेंट नहीं कर सकता, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस, मतलब ट्रांसफर करना, मुझे डायरेक्टर बनाया गया 3 साल के लिए, 2 साल के बाद मैं अपनी ऑफिस अपने सन को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, एनी असाइनमेंट शैल बी द वॉइड, अगर मैंने ऐसे किया तो वो वॉइड माना जाएगा, दैट्स ए सेक्शन 166। नेक्स्ट सेक्शन 167, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की ऑफिस वेकेट हो जाएगी इन फॉलोइंग केसेस, इफ ही इंकर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाई हो गया कोई भी ग्राउंड में तो वो कंपनी से ऑफिस वेकेट करेगा, बट अगर वो डिस्क्वालीफाई सब सेक्शन 2 में होता है, एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न कंपनी फाइल नहीं कर रही, इस वजह से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो सेल वेकेट द ऑफिस फ्रॉम ऑल कंपनी, ऑल जितनी भी अदर कंपनी में वो डायरेक्टर होगा उन सभी से ऑफिस वेकेट करेगा एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ के, यानी डिफॉल्टिंग कंपनी में वो ऑफिस कंटिन्यू करेगा। थर्ड इज अगर उसने कॉन्विक्ट हो गया कोर्ट के द्वारा, कोई भी उसने ऑफेंस किया है और उसको मोर देन 6 मंथ की इंप्रिजमेंट हुई है, या फिर कोर्ट ने उसे ऑर्डर पास करके डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई तुम तुरंत अपनी ऑफिस वेकेट करो, आल्दो ये दोनों ग्राउंड वैसे 164 में है ऑलरेडी वो कवर है, लेकिन फिर से यहां पर अलग से दिया गया, रीजन ये है क्योंकि इन दोनों ग्राउंड के बेसिस पर जो कोर्ट वाले 2 ग्राउंड है उसमें तुरंत वेकेट नहीं होगा, वेकेट होगा आफ्टर 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, 30 दिन के बाद वेकेट होगा, लेकिन अगर उसने अपील फाइल कर दी है 30 दिन के अंदर, देन वेकेट आफ्टर 7 डेज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ अपील, मतलब जिस दिन अपील डिस्पोज ऑफ होगी, जो उसने फर्स्ट अपील फाइल की थी उसके 7 दिन के बाद, लेकिन अगर उसने 7 डेज के अंदर फर्दर अपील फाइल कर दी है तो वेकेशन अट्रैक होगा, जिस दिन सेकेंड अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद वेकेशन अट्रैक होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कंपनी में कि सभी डायरेक्टर एक साथ वेकेट हो जाते हैं तो प्रमोटर कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे, और अगर कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट एंड सच डायरेक्टर सेल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। नेक्स्ट राउंड, अगर कोई डायरेक्टर लास्ट 12 मंथ की सभी बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट रहता है, चाहे उसने लीव ली हो या ना ली हो, वो वेकेट करेगा। नेक्स्ट, अगर वो 184 में कॉन्ट्रावेंशन करता है या 184 में इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसे ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। अगर उसको शेयर होल्डर ने रिमूव कर दिया तो उसे ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। और लास्ट हिस्सा, अगर वो कंपनी में डायरेक्टर बना था बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी अदर ऑफिस और इंप्लॉयमेंट इन द होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, और अगर वो अदर इंप्लॉयमेंट सीजेस हो जाता है तो उसे डायरेक्टरशिप भी वेकेट करनी पड़ेगी। तो अगर वो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन द होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और अगर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से ऑफिस वेकेट हो जाती है तो डायरेक्टरशिप भी वेकेट हो जाएगी। पेनल्टी दी गई, अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी डायरेक्टर पर मिनिमम 1 लाख से 5 लाख, मतलब उसकी ऑफिस वेकेट हो गई है फिर भी वो डायरेक्टर के रूप में एक्ट कर रहा है तो डायरेक्टर पर 1 लाख से 5 लाख की फाइन लग सकती है और इंप्रीजमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में और भी कोई ग्राउंड स्पेसिफाई कर सकती है वेकेशन के, लाइक प्राइवेट कंपनी लिख सकती है कि अगर हमारे डायरेक्टर की एज 60 ईयर हो जाती है तो उसे वेकेट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी को एक राइट दिया गया है कि वो एडिशनल ग्राउंड स्पेसिफाई कर सकती है आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट लॉ 168, रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर। A director may resign from his office by giving a written notice in writing to the company. एक डायरेक्टर रिजाइन दे सकता है कभी भी, वो एक रिटर्न नोटिस देगा और कंपनी रिसीव होने के 30 दिन के अंदर
आरओसी को इंटीमेट करेगी DIR 2 में अलॉन्ग विथ रीजन के साथ, उसके रेजिनेशन के बारे में आरओसी को इन्फॉर्म करेगी, प्लस वेबसाइट में प्लेस करेगी उस रेजिनेशन के फैक्ट को, और प्लस जो बोर्ड रिपोर्ट होगी, जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी उस साल की, उस रिपोर्ट में भी ये फैक्ट डिस्क्लोज किया जाएगा। डायरेक्टर में वर्ड लिखा है, डायरेक्टर में आल्सो फॉरवर्ड, वो चाहे तो फॉरवर्ड कर सकता है अलॉन्ग विद डिटेल फैक्ट ऑफ रेजिनेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म नंबर DIR 11 विद इन 30 डेज। एंड फॉरेन डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर फॉरेनर था और उसने रिजाइन दिया है तो वो किसी CS को अथोराइज कर सकता है कि वो उनके बिहाफ में, डायरेक्टर के बिहाफ में DIR 11 फाइल कर सके। एंड डायरेक्टर जो रिजाइन दिया है सेल लायबल इवन आफ्टर रेजिनेशन, जो उसके काम उसके ऑफिस के दौरान हुए थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस, उस एक्ट के लिए वो कंटिन्यू लायबल रहेगा। और उसकी रेजिनेशन कब से इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिनेशन, तो याद रखिएगा जिस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिनेशन इज दैट द डेट व्हेन द लेटर रिसीव बाय द कंपनी और डेट मेंशन इन द लेटर विच एवर डेट इज लेटर, उस दिन से उसकी रेजिनेशन इफेक्टिव होगी। और अगर सभी डायरेक्टर एक साथ रिजाइन दे जाते हैं तो या तो प्रमोटर और इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोटर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड सच डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। एंड लास्ट 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को शेयर होल्डर OR पास करके, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकते हैं, बट एक डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो SR पास करना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंट हो चुका था उसके बाद अगर रिमूव कर रहे हैं तो SR पास करना पड़ेगा। कुछ डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय NCLT अंडर सेक्शन 242 एंड नॉमिनी डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ये 3 डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल के लिए स्पेशल नोटिस दी जाएगी, 14 दिन पहले शेयर होल्डर देंगे कि हम इस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं या फिर हम इसकी जगह एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। और कंपनी नोटिस मिलने के बाद उस नोटिस की कॉपी कंसर्न डायरेक्टर को दे देगी और 7 दिन पहले उस नोटिस की कॉपी हर मेंबर को सर्कुलेट कर देगी, या तो इंडिविजुअली या 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करके। और डायरेक्टर को राइट है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, और वो रिक्वायर कर सकता है कि मेरे रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में या तो हर मेंबर को इंडिविजुअली भेजा जाए नोटिस के साथ, या फिर अगर नहीं भेज पा रही है कंपनी तो मीटिंग में रीड किया जाए। लेकिन अगर उसने रिप्रेजेंटेशन डिफेमेटरी मैटर के बारे में किया है, किसी के बारे में वो गलत चीजें लिख रहा है, तो कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है और ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि उस रिप्रेजेंटेशन को रीड करने की भी जरूरत नहीं है और भेजने की भी जरूरत नहीं है। और मीटिंग की डेट होगी, रिजोल्यूशन अगर पास हो गया तो डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर स्पेशल नोटिस में लिखा था कि नए डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट की जानी है तो उसी मीटिंग में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और अगर नहीं किया गया तो जो वैकेंसी होगी वो कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी और बोर्ड फिलअप कर सकती है। एंड डायरेक्टर वो आज रिमूव, जो रिमूव हुआ है वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता। दैट्स ए सेक्शन 169। तो भाइयों आज की क्लास में अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन का रिवीजन किया है। 149 जिसमें 4 इंपॉर्टेंट लॉ, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर के बारे में, रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केवल अपन ने अप्लीकेबिलिटी की है, डेफिनेशन पेंडिंग है। नेक्स्ट 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के लिए अप्लीकेबल है। 152 विथ रिस्पेक्ट टू जर्नली डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन में होती है जर्नल मीटिंग में, और पब्लिक कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट 153 से 159 डीन के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और रूल में प्रोसीजर दी गई है डीन के बारे में। 160 पब्लिक कंपनी अगर जनरल मीटिंग में अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है तो इस केस में अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रपोजल आएगा और 1 लाख की फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जो अपॉइंट होना चाहता है या कुछ मेंबर जो प्रपोजल रख रहे हैं। 161 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी। 162 टू और मोर डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना पब्लिक कंपनी के लिए अप्लीकेबल है। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड अगर आर्टिकल में लिखा है तो यह सेक्शन अप्लीकेबल होगा। 2/3 डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन में सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट के थ्रू होगी। डिस्क्वालिफिकेशन सब सेक्शन 1 में 9 डिस्क्वालिफिकेशन दी गई, सब सेक्शन 2 में 2 स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन दी गई। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 166 ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, 168 रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर एंड 169 विथ रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। किसी भी डायरेक्टर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं शेयर होल्डर बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, बट 3 डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। फर्स्ट इज द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द NCLT, director appointed by the shareholder under section 163 and nominee director. That's a 169.